व्यवस्था करवा रहा था, भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा था। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको भाग नंबर 15 करवाया था। भाग नंबर 15 के अंदर अनुच्छेद थे 324 से लेके और 329 तक। ठीक है, भाग नंबर 15 कंप्लीट हो गया था। आज बारी है हमारी भाग नंबर 16 की। भाग नंबर 16 के अंदर अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 330 से लेके 342 तक। अभी इस अनुच्छेद के अंदर या इस भाग के अंदर क्या दे रखा है वो सब देख लेना। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध है कुछ वर्गों के लिए। अब ये कुछ वर्ग हैं, वो कौन कौन से वर्ग हैं, किस किस के लिए विशेष उपबंध हैं, वो सारे के सारे आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। क्या क्या इनको विशेष उपबंध, क्या क्या इनको प्रावधान मिलते हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 330 के अंदर हमें क्या दे रखा है। अनुच्छेद 330 के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा कि देश के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों की दोनों कक्षाएं मैंने आपको YouTube से अपना मैंने दी बेस्ट देके करवाई थी। और उम्मीद भी करता हूं जितने विद्यार्थियों ने वो क्लास देखी होगी उनको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी देख लेना लोकसभा के अंदर क्या होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है उसके अंदर सीधे जनता भाग लेती है। ठीक है, और जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसके अंदर भाग लेते हैं। तो लोकसभा का चुनाव हमेशा ही क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। और लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं वर्तमान के अंदर। दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर मनोनीत करते थे, उनको क्या कर दिया गया है? अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान के अंदर 543 सीटें रह गई हैं। इन 543 सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सीटें छोड़ी गई है। जैसे इनका कुछ प्रतिशत छोड़ा गया, जैसे लोकसभा की सीटों का 100% हो जाएगा ना, तो इनके लिए जैसे 15% पूरे देश के अंदर या 25% कुछ प्रतिशत के हिसाब से इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। अभी जैसे 20% छोड़ा गया। ठीक है, तो 10% बराबर कितना आ जाएगा? 10% बराबर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 10% बराबर 54 आ जाएगा ना। 10% बराबर 54 और 20% बराबर कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। यानी टोटल सीटें कितनी है आपके पास? 543। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 20% का आप आरक्षण दे रहे हो तो 543 में से 108 सीटें किनकी होगी? अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति वालों की। समझ में आ गया कैसे? अभी 331 के अंदर क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है 331 का अनुच्छेद कि लोकसभा में यदि अंगल भारतीय समुदायों का प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। मैंने आपको राष्ट्रपति करवाया था। राष्ट्रपति के अंदर अनुच्छेद नंबर 331 जरूर लिखवाया था, जरूर समझाया था। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है। अंगल भारतीय आप समझते हो, अंग्रेज पहले भारत के अंदर आए थे तो भारतीय महिलाओं के साथ उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद में जो उनके बच्चे हुए हैं, यानी उनकी जो माता होगी वो तो भारतीय होगी, इंडियन होगी, और जो उनके पिता होंगे वो क्या होंगे? एंग्लो होंगे, यानी इंग्लिश वो होंगे, इंग्लैंड के। ठीक है, उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय, इनको हिंदी के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय बोला जाता है, आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी इस समुदाय का प्राप्त कोई प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि कोई है ही नहीं इस समुदाय का। ठीक है, समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों की लोकसभा के अंदर मनोनीत करते थे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 331 अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हें मनोनीत किया जाता था। अभी ये सुविधा वर्तमान के अंदर खत्म है। ठीक है, लेकिन कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। कौन से प्रतिनिधियों को? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय होने चाहिए, वो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। समझ में आ गई बात? अभी देखते हैं हम 332।
332 के अंदर दे रखा है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, जैसे लोकसभा के अंदर तो पूरे देश के अंदर है, लेकिन राज्यों के अंदर जहां जहां पे विशेष अनुसूचित जाति पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, जैसे अभी राजस्थान का कोई भी जिला ले लो, एक जिले के अंदर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इस जाति को बढ़ावा देने के लिए, यानी दूसरी जातियों के सम्मान लाने के लिए इस जाति को स्थान का आरक्षण दिया जाता है। तो यही बात वो बोल रहा है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। उसके अंदर तो लोकसभा की सीटों का आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पे स्थानों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया। स्थानों के प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए असम, जो असम राज्य है भारत का, असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। समझ में आ गई? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की सीटों का आरक्षण था। इसके अंदर राज्यसभा के विधान परिषद होती है या विधानसभा होती है, सॉरी, विधानसभा के अंदर क्या है, स्थानों का आरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 333 में किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अभी 331 के अंदर तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता था कि अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो राष्ट्रपति 331 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, दो आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार 331 के अंतर्गत मिलता था। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 331 के। अभी राज्यपाल को एक अधिकार दिया जाता है 333 के अंतर्गत। तो राज्यपाल किसको मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा आंग्ल भारतीय व्यक्ति को ही मनोनीत करेगा, लेकिन कितने को करेगा? एक व्यक्ति को कर सकता है राज्यपाल। किसका? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को। और करेगा कहां पे राज्यपाल? विधानसभा के अंदर करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर करता था, 331 के तहत करता था और दो व्यक्तियों को मनोनीत करता था। राज्यपाल 333 के अंतर्गत करेगा, विधानसभा के अंदर करेगा और एक व्यक्तियों को मनोनीत करेगा। हैं दोनों आंग्ल भारतीय, इतना आपको पता होना चाहिए। दोनों के अंदर अंतर है, लोकसभा विधानसभा, राष्ट्रपति राज्यपाल, दो और एक, ये अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है। 334 यह अधिकथित करता है कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधि संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि तक समाप्ति पर प्रभावी रहेंगे। यानी जो जब संविधान बना था, पूरे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो उस समय क्या था? उस समय किया गया था 70 वर्ष तक किया गया था। क्या किया गया था उस समय? 70 वर्ष तक प्रावधान किया गया था। कौन सा प्रावधान किया गया था? अभी जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, जो इनका चुनाव किया जाता है, वो चुनाव किया जाएगा 1950 से लेके 2020 तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 1950 से लेके 2020 तक किया जाएगा। संविधान के अंदर ही लिखा गया था 70 वर्ष की अवधि के बारे में। ठीक है। अभी इसके अंदर 334 के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कितने वर्ष की अवधि है, तो 70 वर्ष की अवधि है। इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर संविधान द्वारा एससी तथा एसटी वर्ग को संसद में मिलने वाला आरक्षण जनवरी 2020 में समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? जनवरी 2020 के अंदर समाप्त हो गया। इस स्थिति में सरकार ने आरक्षण को जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। आरक्षण कब दिया जाता था? आरक्षण मिलता था 2020 तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आप वहां से अगर 70 साल अकाउंट करोगे तो जनवरी 2020 तक होंगे। ठीक है। लेकिन जनवरी 2020 तक 70 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन सरकार ने इस आरक्षण को जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। यानी 70 साल के अंदर 10 वर्ष और कर दिए गए। तो टोटल कितने वर्ष हो जाए? आपको अगर पूछे तो कितने वर्ष हो जाएंगे? टोटल 80 वर्ष हो जाएंगे। टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 80 वर्ष हो जाएंगे। और
बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया है जनवरी 2030 तक। और अगर आपको पूछ ले कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया था, तो 126वां संविधान संशोधन 2020 के अंदर। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं 335 के अंदर। 335 में सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे राज्य या संघ या राज्य के मामले में संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों में ध्यान रखा जाएगा। यानी जब भी आप संघ और राज्यों के मामलों के संबंध में सेवाओं की नियुक्ति करोगे, जैसे की जाती है ना नियुक्ति, आप सभी को पता है, अभी कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के अंदर अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं। जैसे जनरल की इतनी सीटें होंगी, ओबीसी की इतनी होगी, एससी की इतनी होगी, एसटी की इतनी होंगी। वो सेम कंडीशन 335 के अंदर है। सेवाएं आपको पता, सर्विसेज, और किसी भी पद के लिए सर्विसेज, प्रत्येक पद के लिए आपको क्या मिला जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई से डिपार्टमेंट की कोई भी पोस्ट हो। अनुसूचित जाति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप चाहे संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, या केंद्रीय सरकार कर रही है नियुक्तियां, या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर नियुक्तियां हो रही है, या किसी राज्य के अंदर नियुक्तियां हो रही है, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नियुक्ति कर रहे हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात 335 के अंदर हमें बताई गई है। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। एक आंग्ल भारतीय समुदाय का अर्थ है एक व्यक्ति जिसका जनक एक यूरोपियन वंशज था। आंग्ल भारतीय मैंने आपको अभी बताया था, जिनका वंशज क्या होगा, यूरोपीय वंशज होगा। और इनकी माता कौन होगी आंग्ल भारतीयों की, वो भारतीय थी। अंग्रेज जब भारत के अंदर रहते थे तो भारतीय महिलाओं से शादी करते थे, और शादी करने के बाद में जो बच्चे होते थे उन बच्चों का प्रतिनिधित्व आंग्ल भारतीय कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आजादी मिलने के बाद में जब देश को स्वतंत्रता मिल गई, देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद में अंग्रेज तो चले गए, रह कौन गया, वो माता और बच्चे। उनका पिता तो चला गया, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चों का प्रतिनिधि करने के लिए आंग्ल भारतीय बोला जाता है उनको। उन बच्चों का प्रतिनिधि करने के लिए जिन दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा के अंदर, उनको आंग्ल भारतीय बोला जाता है। ठीक है, एक वंशज यूरोपियन वंशज था, लेकिन जो भारत के क्षेत्र के भीतर अधिवासित हैं, यूरोपीय आपका वंशज हो और आप भारत के क्षेत्र के भीतर ही रहते हो, एक आंग्ल भारतीय समुदाय का इसके अंदर अर्थ समझाया गया है। कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों को विशेष प्रावधान दिया जाता है, कुछ सेवाओं के अंदर भी आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान दिया जाता है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में हम देखते हैं 337। 337 के अंदर क्या दे रखा है, 337 के अंदर दे रखा है इस संविधान की शुरुआत के बाद पहले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान था। पहले 3, यानी जब संविधान बना था 1950 से लेके, और 1950 से लेके जो वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष आता है, आप सभी को पता है। ठीक है, एक कहां से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष बोला जाता है इस वर्ष को। ठीक है, 3 जो पहले वित्तीय वर्ष थे, यानी 1950, 1951 और 1952, ये जो 3 वित्तीय वर्ष थे, इन वित्तीय वर्षों के अंदर इनको क्या किया जाता था, विशेष प्रावधान दिया जाता था, वैध अनुदान, यानी इनको वैध अनुदान भी दिया जाता था। यदि कोई हो संघ और प्रत्येक राज्य के द्वारा उन्हें लाभ के लिए लाभ दिया जाता था, उन्हें क्या दिया जाता था, उन्हें लाभ दिया जाता था। क्या दिया जाता था, उन्हें लाभ दिया जाता था। समझ में आ गई। जो आंग्ल भारतीय थे उनको जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के जो प्रथम 3 वित्तीय वर्ष थे, उन वित्तीय वर्षों के लिए उनको विशेष अनुदान भी दिया जाता था, उनके लिए विशेष प्रावधान भी थे उन बजटों के अंदर। तीन सौ अड़तीस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, कि विशेष अधिकारियों की व्यवस्था, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारियों की व्यवस्था की बात करता है। तो विशेष अधिकारी के अंदर जैसे कोई नया आयोग हो गया, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, अनुसूचित जनजाति जातीय आयोग है, आप सभी को पता होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर भी होता है, देश के अंदर भी है।
अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है। अभी जब आयोग होगा तो आयोग के अंदर कोई ना कोई तो आला अधिकारी होंगे, तो उन अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था जिसका कर्तव्य है संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए संरक्षणों से संबंधित मामलों में या मामलों की जांच करना। यानी आप किसकी जांच करोगे? अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों की और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों की आप जांच करोगे, मामलों की जांच करना। इन संरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को निर्धारित अवधियों में रिपोर्ट सौंपना। यहाँ पे क्या आना था? रिपोर्ट दी जाती है। क्या क्या निर्धारित समय में क्या किया जाता है? निर्धारित समय में रिपोर्ट दी जाती है। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है। एक आयोग का गठन किया जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। आयोग के अंदर विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उन अधिकारियों का काम क्या होता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान के अंदर दिए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना होता है। ठीक है। और उन मामलों की जांच करके 1 वर्ष के अंदर आप अपनी प्रत्येक 1 साल की रिपोर्ट किसको सौंपोगे? राष्ट्रपति को सौंपोगे। किसको सौंपोगे? राष्ट्रपति को सौंपोगे। इसके बाद में 339 के अंदर राष्ट्रपति किसी भी समय इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। वहां पे अधिकारियों की नियुक्ति की बात की थी और 339 के अंदर आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अभी उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इस भाग 16 के अंदर 338 के अंदर तो दे रखा था नियुक्ति अधिकारियों की, 339 के अंदर दे रखा है आयोग की स्थापना भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। और आयोग की स्थापना किसको कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राज्यों के अंदर भी। ठीक है। 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है। और इसके आधार पर 353-55 में काका कालेकर आयोग का तथा 78 से 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने की बात की गई है 340 के अंदर। ठीक है। उदाहरण आपके पास ये रहे, कालेकर आयोग और मंडल कमीशन। 1953-54 के अंदर इसका गठन हुआ था और 1980 के अंदर उसका गठन हुआ था। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य तत्व के संबंध में जहां राज्य है वहां उससे राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों के मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों के मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें युद्धों को निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस समय क्या है? जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों में समझा जाएगा। किसमें समझा जाएगा? अनुसूचित जातियों में समझा जाएगा। यह अधिकार किसको दिया गया है? संविधान ने ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। और देखो, राष्ट्रपति को इतने अधिकार हैं भी, वो राज्यों के अंदर भी इंटरफेयर कर सकता है। कहां पे कर सकता है राष्ट्रपति? राज्यों के अंदर भी इंटरफेयर कर सकता है। अगर केंद्र शासित राज्य सरकार के अंदर इंटरफेयर करना चाहेगी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या करेगी? परमिशन लेगी। ये बात कहां पे बोली गई है? ये बात अनुच्छेद 341 के अंदर बोली गई है। अभी देखते हैं 342 के अंदर संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा मूलवंश या जनजाति के भाग उनके लिए युद्ध को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में निर्दिष्ट करेगा तथा अनुसूचित जनजातियों में सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उनमें क्या कर सकती है? अपवर्जित कर सकेगी। यानी संसद के द्वारा जो 341 के लिए आयोग बनाए जाते हैं उनके अंदर भी निर्दिष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? जनजातियों के लिए या उनके मूल वंशों के लिए कोई भी युद्ध बनाया जाएगा तो उस युद्ध के अधीन निकाली गई अधिसूचना को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। आज हमारा भाग नंबर 16 भी कंप्लीट हो चुका है। कल मिलेंगे भाग नंबर 17 के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।